हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या होता है। और हमने इसके पीछे लेक्चर्स में भी देख लिया कि प्रिज्म से रिफ्रैक्शन कैसे हो रहा था, हमारा आई में डिफेक्ट क्या होता है, आई का स्ट्रक्चर कैसा होता है, वो सब तो हमने देख ही लिया। तो आज हम लोग देखने वाले हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। मतलब हमने छोटे लेवल पे तो पढ़ लिया कि प्रिज्म में रिफ्रैक्शन कैसे होता है, ग्लास लेवल में रिफ्रैक्शन कैसे हो रहा है, बट आज हम देखने वाले हैं एटमॉस्फेरिक रिएक्शन। हमारा पूरा एटमॉस्फेयर, हमारा पूरा वातावरण, वायुमंडल जो भी है, उसमें रिफ्रैक्शन कैसे हो रहा है, उस इफेक्ट से हम लोग रियल वर्ल्ड में क्या क्या देख लेते हैं, आज के वीडियो में वो जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके गाइस, तो लेट्स स्टार्ट। तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, पहली बात, अब हम लोग रिफ्रैक्शन देखने वाले हैं पूरा एटमॉस्फेयर में। आपको जानने में अच्छा लगेगा कि ऐसी चीजें होती है, फिजिक्स में कितनी अच्छी अच्छी चीजें हो रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। बात ये है कि आपने ये चीज तो कभी ना कभी देखा होगा कि जब किसी दुकान, जैसे कोई होटल होता है, तो होटल के सामने जब कुछ चीजें बनती है, जो भी कढ़ाई वगैरह में, तो वहां पे जब जो गर्म हवा निकलती है ना, जो आग जलती है लकड़ी से, तो वहां पे एक गर्म हवा निकलती है, और वो जो भी चढ़ाए होते हैं, जो भी चीज बना रहे होते हैं, तो वहां पे ऐसे ऐसे करके भाप निकलती है, ऐसे ऐसे स्टीम निकलते हैं। ठीक है, तो स्टीम निकलने के बाद क्या होती है ना, कि अगर आप दूर से देख रहे हैं और उसके पास की चीजों को अगर देखिएगा तो हिलता हुआ नजर आएगा आपको। मतलब वो आपको एक जगह पे स्टेबल नहीं दिखेगा। आपने कभी देखा होगा या फिर कभी देखना आप जाकर, तो ऐसा आपको दिखेगा, है ना। तो वही चीज वहां पे काम करती है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। जो गर्म हवा होती है तो ऊपर जाना चाहती है, क्योंकि वो हल्की होता है, हल्की चीजें ऊपर जाना चाहती है, जो भारी चीजें तो ऑटोमेटिकली नीचे ही रहेगा। तो गर्म हवा ऊपर जाती है और नीचे रहती है ठंडी हवा। तो उन दोनों के बीच में जो भी एयर पार्टिकल्स होते हैं, वो लाइट जो आती है उस साइड से, तो वो आपकी आंखों पे पड़ती है ना, तो वो हमेशा वाइब्रेट करते हुए नजर आती है। क्योंकि एटमॉस्फेयर में इतने सारे पार्टिकल्स हैं, सभी से लाइट तो रिफ्रैक्ट होगी। लाइट रिफ्रैक्ट क्यों हो रही है? क्योंकि वो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम या डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम आ रही है, तभी तो लाइट का रिफ्रैक्शन हो रहा है। बात सिंपल है। तो वही चीज यहाँ पे भी हो रही है। उसी कारण हमें उसके अगल बगल की चीजें आपको हिलती हुई नजर आएगी। आप कभी देखिएगा, अगर नहीं देखेंगे तो आई थिंक आपने देखा होगा, तो आप कमेंट कर सकते हैं कि आपने कहाँ पे देखा था। और आगे की चीजें, एक और चीज जान लेते हैं कि ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, apparent स्टार पोजीशन ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। एटमॉस्फेयर में इतना रिफ्रैक्शन हो रहा है कि हमारा स्टार जो रात में दिखता है ना, रात में जो भी स्टार दिख रहा है, वो भी एपरेंट पोजीशन पे है। ये देखिए, इसका एपरेंट पोजीशन यहाँ है, एक्चुअली में तो ये यहाँ पे है, लेकिन हमें दिख यहाँ पे रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि स्टार से भी जो लाइट रेज आ रही है ना, जैसे स्टार यहाँ पे है, तो स्टार से भी जो लाइट रे आ रही है ना, वो इतने सारे पार्टिकल से टकरा चुकी है ना बच्चों। देखिए, मैं दिखाता हूँ। ये मान लीजिए स्टार है और ये एयर पार्टिकल्स है। ये तो एयर पार्टिकल्स रहते ही हैं एटमॉस्फेयर में, और यहाँ से जो भी लाइट रे आ रही होगी, तो देखिए ऐसे लाइट रे आई, ऐसे मुड़ गई, ऐसे लाइट रे आई, ऐसे मुड़ गई, है ना। तो ऐसे करके मुड़ते मुड़ते यहाँ पे अगर मैं कोई खड़ा आदमी है, मानते ऐसे मुड़ गई, और यहाँ पे अगर कोई खड़ा आदमी है ना बच्चों, उसे क्या नजर आएगा? उसे तो लगेगा कि ये जो आ रही है, ये जो लाइट आ रही है, वो तो यहाँ से आ रही है, वो तो यहाँ से आ रही है बच्चों, है ना। उसे तो यही लगेगा। ये एपरेंट पोजीशन तो यही हो गया, एपरेंट तो ये हो गया, जबकि रियल में यहाँ पे है, रियल में यहाँ पे है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि एयर पार्टिकल्स काम कर रहे हैं प्रिज्म की तरह। जैसा प्रिज्म तो ऐसे व्हाइट लाइट को ऐसे करता है, लेकिन उसी की तरह आप समझ सकते हैं कि जो भी लाइट आ रही है, स्टार लाइट जो भी है, स्टार से लाइट आ रही है, तो उससे आने वाली लाइट है ना, इतनी ज्यादा एयर पार्टिकल, क्योंकि हमारा जो भी अर्थ है, अर्थ के ऊपर इतने सारे एयर्स प्रेजेंट होते हैं, इतना एटमॉस्फेयर का लेयर होता है, उस लेयर को तोड़ते हुए लाइट हमारे आंखों तक आती है। तो आप समझ सकते हैं किस तरीका से वो लाइट इतने बार रिफ्रैक्ट हो रही है। तो रिफ्रैक्ट होने के बाद तो उसका पोजीशन चेंज ही नजर आएगा। सिंपल, रिफ्रैक्ट होने के बाद तो पोजीशन चेंज ही नजर आएगा, क्योंकि इससे रिफ्रैक्ट होकर यहाँ आ रहा है, इससे रिफ्रैक्ट होकर यहाँ आ रहा है, तो ऐसे होते होते तो यहाँ, तो हमें तो दिखेगा फिर अपरेंट पोजीशन यही ना बच्चों। सिंपल।
ये एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण हो रहा है। देखिए जैसे जैसे हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ता जाता है, इंक्रीजिंग, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीजिंग, जैसे जैसे हम एटमॉस्फेयर के नजदीक आ रहे हैं, पृथ्वी के नजदीक आ रहे हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ता जाता है। समझे? सिंपल, यहाँ पे कम कम पार्टिकल होंगे, यहाँ पे बहुत ज्यादा पार्टिकल्स हो जाएंगे, नीचे जैसे ही आते रहेंगे तो पार्टिकल्स की संख्या बढ़ती रहती है। सिंपल, उसी कारण एटमॉस्फेयर में रिफ्रैक्शन दिखता है, तो पॉल्यूशन चेंज दिखता है। सिंपल। और देखते हैं, हाँ एक और चीज है बच्चों कि आपने जब सन को देखा होगा ना, तो वो एक्चुअल सन का पोजीशन नहीं है बच्चों, वो एक्चुअल सन का पोजीशन नहीं है, क्योंकि सन 2 मिनट डिले दिखता है हमें और 2 मिनट अर्ली दिखता है। सन का रियल में हॉरिजन पोजीशन तो ये है, जब आप सनराइज होता होगा तो आपको तो दिखने में लग रहा है अरे यार सन यहीं पे है, हमें तो दिख रहा है साफ साफ, बट वो एक्चुअल पोजीशन उसका है नहीं बच्चों, वो तो आपको दिख रहा है अपरेंट, उसका एक्चुअल में वो यहाँ पे है। इतना बार इसका लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है ना एयर से कि वो आपको यहाँ पे नजर आ रही है। समझे? सुबह भी वैसे ही होता है और शाम में भी आपको जब सनसेट हो रहा है तो आपको जो उसका पोजीशन दिख रहा है ना, वो ऑलरेडी सनसेट हो चुका है और आपको दिख रहा है कि वो भी सनसेट हो रहा है। समझे? तो वो 2 मिनट का गैप होता है, आप समझ सकते हैं। तो आई थिंक बच्चों आप समझ गए होंगे कि हॉरिजॉन्टल पोजीशन तो यहाँ पे है, लेकिन एपरेंट पोजीशन हमें थोड़ा ऊपर दिखता है और ये 2 मिनट का डिले हमें दिखता है। हमें पता नहीं चलता है क्योंकि हम तो रियल में एपरेंट देख रहे हैं, हम उसी को रियल समझ बैठे हैं। ठीक है, ऐसा होता है बच्चों एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन इफेक्ट्स एट सनराइज एंड सनसेट। और ठीक है, यहाँ तक तो हम अगर समझ गए होंगे, तो आगे एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ। वो क्या है बच्चों कि स्टार ट्विंकल्स कैसे करते हैं, स्टार ट्विंकल क्यों करते हैं, मतलब स्टार ट्विंकल क्यों करते हैं बच्चों। ट्विंकल का मतलब ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार बचपन में जब हमने देखा ही था, जगमगाना होता है, मतलब कभी दिखता है कभी नहीं दिखता है, कभी उसका ब्राइटनेस कम हो जाता है कभी ज्यादा हो जाता है। रात में अगर आप नॉर्मली देखें ना, जिस दिन स्टार दिख रही हो बहुत तेज, तो आप देखे होंगे कि कभी वो दिखता है कभी नहीं दिखता है, कभी दिखता है कभी नहीं दिखता है। तो वो ऐसा इसलिए हो रहा है ना कि वहाँ पे भी तो वही काम हो रहा है, एटमॉस्फेयर में रिफ्रैक्शन हो रही है, तो उसका एपरेंट पोजीशन तो हमें दिखता है, रियल पोजीशन तो दिख नहीं रहा है। और ये भी बात है कि अगर दूर से जो भी रेज आती है ना बच्चों, स्टारलाइट जो भी आ रहा है हमारे पास, तो क्या होता है वो कितनी बार तो पहले ही रुक जाती है। जैसे एयर पार्टिकल्स इतने ज्यादा, जैसे हम नीचे जैसे जैसे आ रहे हैं बच्चों, ये देखिए जैसे जैसे नीचे आ रहे हैं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो बढ़ता रहा है। तो कोई स्टार बहुत ज्यादा दूर हो तो उसका लाइट क्या होगा ना कि आने में तो टाइम लगेगा ही, और क्या होगा आने में टाइम लगेगा, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होने के कारण हो सकता है वो हमारे पास पहुंचे ही ना, और कभी कभी कहीं पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम दिखे तो वहां पे हो सकता है पहुंच जाए, तो कभी दिखता है पहुंच गया कभी नहीं पहुंच गया, कभी उसका लाइट दिखता है और कभी उसका लाइट नहीं दिखता है। तो वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कमाल है, हमारे एटमॉस्फेयर में कहीं पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है कहीं पे कम है। ठीक है, तो इसी कारण हमें स्टार ट्विंकल करके दिखाई देते हैं, जगमगाते हुए दिखाई देते हैं, टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं, है ना। और लाइट क्या होता है, स्कैटर होता रहता है। जो लाइट है कभी पार्टिकल से इधर से मुड़ गया, ये पार्टिकल है सब, तो लाइट ऐसा रहे स्कैटर हो गया, इधर से मुड़ गया फिर इधर से मुड़ गया, स्कैटर हो गया, मतलब पार्टिकल से हमेशा स्कैटर होता रहता है। ये देखिए डेविएट होता रहता है ना। सिंपल है बात, आखिरकार वही है बच्चों, रिफ्रैक्शन होता है एयर पार्टिकल्स में एटमॉस्फेयर। ठीक है, और अगर हम देखें तो ये सन तो टिमटिमाता हुआ नजर नहीं आता है, ये तो सन ट्विंकल नहीं करता, ये कैसे हो रहा है भाई, क्योंकि सन नजदीक है स्टार दूर है, तो दूर है तो वहां से लाइट आने में भी टाइम लगता है, प्लस में इतना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ता जाता है हमारे एटमॉस्फेयर में आते आते कि कुछ लाइट्स पहुंच ही नहीं पाते हैं। बट सन नजदीक है, हमें बड़ा दिखता है, गोल दिखता है, तो ये ट्विंकल नहीं कर पाता है क्योंकि इसका लाइट आ जाता है, ये हमारे एटमॉस्फेयर को चिढ़ते ऐसे ऐसे पहुंचे जाता है। और स्टार बहुत दूर है, तो इसका लाइट आ रहा है, कभी यहीं पे रुक गया कभी आ भी गया, तो हमारे वही कभी टिमटिमा रहा है कभी नहीं टिमटिमा रहा है। सिंपल, आई थिंक क्लियर हो गया होगा, तो आगे बढ़ते हैं। सो गाइज नेक्स्ट टॉपिक क्या है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन नहीं क्या होता है कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता है। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या है, मतलब लाइट कितना ज्यादा डेविएट हो रहा है अपने पोजीशन से। जैसे लाइट रेज जो भी आ रही है ना, एटमॉस्फेरिक तो रिफ्रैक्शन हो ही रहा होगा उसके साथ, लेकिन लाइट जो स्कैटर हो रही हैं वो क्या होती है, चलिए देख लेते हैं। जैसे आप देख सकते हैं लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, सो यू मेजर लाइट इन
वेवलेंथ फॉर्म, ठीक है। मतलब कि लाइट तो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ठीक है। और वो जब आ रही होगी, जैसे सनलाइट जो अभी आ रही है, तो वो स्कैटर भी होती है। मतलब स्कैटर मतलब हो गया कि वो अपने पाथ से डेविएट हो जाता है। आई थिंक आप समझ रहे होंगे कि ये कोई अगर पार्टिकल्स है और ये यहाँ से लाइट रे आ रही है तो ये डेविएट हो जाती है, क्योंकि इससे टकराती है ना। इस पार्टिकल से अगर टकरा रही है लाइट, तो पार्टिकल से टकराने के बाद लाइट डेविएट भी होती है। ये आप समझ गए होंगे। और एक ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ये हम आगे पढ़ेंगे, बट ये होता है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिक वेव और मैग्नेटिक वेव दोनों होता है, और दोनों को मिलने से एक वेव बनता है जो ट्रैवल करता है। समझ रहे होंगे। जैसे ये आप समझ रहे होंगे, देखिए ये परपेंडिकुलर भी होता है। एक सेकंड, ये देखिए परपेंडिकुलर है, और ये जो पेंसिल है जिस डायरेक्शन में वेव ट्रेवल करता है, तो इन दोनों परपेंडिकुलर दोनों होता है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक, और वेव उसी के डायरेक्शन में फिर ट्रेवल करता है, पेंसिल के डायरेक्शन में, ठीक है। फिर आगे देख लेते हैं, सो वी मेजर लाइट इन वेवलेंथ। तो लाइट को वेवलेंथ में मेजर इसलिए करते हैं, मैं आगे बताऊंगा ये कारण क्या है। हम नैनोमीटर में मेजर करते हैं, लैम्डा से डिनोट करते हैं और नैनोमीटर में। और एक्चुअली में जो सनलाइट से रेज आती है, जो 7 कलर्स की होती है, और जो हम देख पाते हैं अपनी आंखों से, जो लाइट्स हम देख पा रहे हैं, उनका वेवलेंथ 400 से 700 नैनोमीटर तक होता है। 400 से 700 नैनोमीटर तक होता है, जो हमें विजिबल है, जो हमारे आँख के द्वारा देखा जा सकता है। मैंने कल ही बताया था कि विबग्योर जो भी होता है, जब लाइट रेज रिफ्रैक्ट होती है ना, रिफ्रैक्ट होती है, तो हमें 7 कलर्स देती है विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन और येलो, ऑरेंज, रेड। तो वायलेट का सबसे कम होता है जो 400 नैनोमीटर होता है, लेकिन रेड जो है, रेड का 700 नैनोमीटर होता है। तो ऐसे करते करते आगे जा रहा है ना, तो हमारा वेवलेंथ बढ़ता जा रहा है। मतलब रेड का सबसे ज्यादा वेवलेंथ है, तो रेड सबसे ज्यादा कम स्कैटर होगा, मतलब सबसे ज्यादा कम डेविएट होगा, क्योंकि इसका वेवलेंथ बहुत ज्यादा है, तो ये कम डेविएट होता है और ये फाइनली हमारे आंखों तक पहुंच पाता है, ठीक है। तो यहाँ पे स्कैटर कम होना का मतलब है कि डेविएट कम होना। आप देखे होंगे कोई भी बच्चे अगर अच्छे पढ़ते हैं ना, जो अच्छे काम अपने कर रहे हैं, वो कम डिस्ट्रैक्ट होते हैं, वो कम स्कैटर होते हैं, वो अपने पाथ में लगातार चलते रहते हैं और आगे तक वही पहुंचते हैं। और जो वायलेट जैसे होते हैं, जैसे कि मान लेते हैं कोई वायलेट वाला बच्चा है, तो वो तो डेविएट ही होता रहेगा, और डेविएट होते होते उसका 400 नैनोमीटर ही है, और डेविएट होते होते वो पहुंच भी नहीं पाएगा, अपने फाइनल सक्सेस तक पहुंच भी नहीं पाएगा। तो ये रियल लाइफ एग्जाम्पल है। तो बनना है तो रेड बनिए, जो बिना स्कैटर हुए, बिना डिस्ट्रैक्ट हुए अपने गोल को अचीव कर रहा है, सिंपल। तो ये कारण से आप एक चीज और समझ रहे होंगे, वो क्या है कि मैंने ये वेवलेंथ क्यों बताया। वेवलेंथ जो हमें विजिबल होता है वो मैंने क्यों बताया, क्योंकि स्काई हमें जब अपीयर होता है ब्लू, वो क्यों होता है, स्काई का ब्लू होना, इसका मतलब ये है कि जो लाइट रेज आ रही है ना सन से, वो भी एयर पार्टिकल से टकरा होंगे, और टकराने के बाद क्या हो रही है कि स्काई में ब्लू ही क्यों दिख रहा है। जैसे हमने अभी बताया विबग्योर जो भी है, तो ब्लू ही क्यों दिख रही है, ये लाइट क्यों दिख रही है, ये बाकी लाइट्स में क्या दिक्कत है, बाकी भी तो आसमान में दिखनी चाहिए ना। तो हमें ये देखिए, हमारा भी ऊपर ये स्काई दिख रहा है, ऊपर क्या है, स्काई है, तो ये ब्लू ही क्यों दिख रही है, ब्लू होने का कारण क्या है। और भी तो कलर्स हैं, और भी तो दिख सकते हैं, तो इससे क्या इसको प्यार है कि हमें ब्लू ही दिख रही है। तो जो भी लाइट आ रही है ना बच्चों, तो व्हाइट लाइट में तो सभी कलर्स होते हैं, लेकिन एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन जो भी हो रहा है, उसके कारण लगभग मैं बता दूं कि इसका कितना वेवलेंथ होता है, 450 नैनोमीटर तक होता है, और ये तो 400 था नैनोमीटर होता है, और ये तो 700 तक था। तो ये तो आसानी से विजिबल है, रेड तो आसानी से विजिबल है, लेकिन इस सब का जो भी, ये बहुत ज्यादा स्कैटर होते हैं बच्चों, क्योंकि इनका कम वेवलेंथ है, क्योंकि इनका वेवलेंथ कम है, तो ये स्कैटर बहुत ज्यादा ऐसे ऐसे स्कैटर होते रहते हैं। तो स्कैटर जो भी ज्यादा हो रहा है वही तो हमें नजर आएगा, वही तो हमें नजर आएगा। फिर भी स्कैटर तो सबसे ज्यादा वायलेट ही हो रहा होगा, मोर स्कैटर मोर स्कैटर तो वायलेट ही होगा, फिर भी हमें ब्लू क्यों नजर आ रहा है। ये तो समझ में आ गया कि जो ज्यादा स्कैटर हो रहा है वही तो हमारे आसमान में बिखर जा रहा है, मतलब कि वो बिखर जा रहा है, तो वही हमें नजर आ रहा है, ठीक है। जो जितना ज्यादा स्कैटर हो रहा है उसी वही तो आसमान में नजर आ रहा है। तो वायलेट सबसे ज्यादा स्कैटर होना चाहिए, क्योंकि इसका वेवलेंथ सबसे कम है, लेकिन फिर भी हमें ब्लू ही क्यों नजर आ रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि लाइट तो बहुत दूर से आ रही है ना बच्चों, तो रिफ्रैक्ट होते होते इतना कम है, इसका वायलेट का इतना कम है कि ये हो सकता है उधर ही रह गया हो, आ भी नहीं पाया हो, इतना कम है।
तो इतना भी कम नहीं करना है, तो ब्लू हमारे पास पहुंच पाता है आंखों तक अच्छे से, और यही स्केटर ज़्यादा हो जाता है। इससे ये सब भी होता है, लेकिन जो पहुंचना भी तो है, स्केटर ही नहीं होना है, सिर्फ हमारे आंखों तक तो भी पहुंचना है, और पहुंचने के कारण ही हमें ब्लू का कलर दिखाई देता है। ओके, और एक और चीज़ पे डिपेंड करता है, वो क्या है, हमारे आंख जो होते हैं ना, आई भी तो रिसेप्टर है ना, तो ये भी तो रिसेप्ट करना चाहिए। ये हो सकता है कुछ लाइट रेज जो होते हैं, जो कुछ कलर होते हैं, उन्हें कम एक्सेप्ट करता है, तो कम एक्सेप्ट करने के कारण हो सकता है कि इन्हें एक्सेप्ट ही ना कर रहा हो, ब्लू को बस एक्सेप्ट कर पा रहा हो, तो इसी कारण ब्लू दिखता है। ठीक है, मेजॉरिटी कारण। और ये सब तो स्केटर होते होते उधर ही रह जाता है, इतना भी कम वेवलेंथ होता है कि पहुंच ही नहीं पाता है आंखों तक। स्केटर भी होना है और पहुंचना भी आंखों तक, तो ब्लू कलर ही ऐसा होता है, इसी कारण स्काई ब्लू कलर का दिखाई देता है। आई थिंक क्लियर होगा बच्चों। ठीक है, तो इसके आगे एक और चीज पढ़ लेते हैं। सनराइज होता है ना और सनसेट होता है, तो उस टाइम अगल बगल का जो एटमोस्फेयर होता है ना, वो भी रेडिश या ऑरेंजिश हो जाता है। ब्लू तो इधर वाली पार्ट हो जाती है, बट जहाँ पे सन होती है उसके अगल बगल का पार्ट सारा ब्लूइश या ऑरेंजिश हो जाता है। वो भी एटमोस्फेरिक में रिफ्रैक्शन होता है, उसी कारण हो रहा है। लाइट स्केटर कम हो रही है वहाँ पे, तो स्केटर जल्दी हो जाते हैं, तो वहां से आने में इनको बहुत टाइम लगती है बच्चों। बट रेड कलर जो होता है, जो सनलाइट में है, सनलाइट में तो व्हाइट कलर है, लेकिन जो रेड कलर जब हमारे पास पहुंच पाता है, उस टाइम सनराइज के टाइम उसके सराउंडिंग पार्टिकल्स भी रेडिश हो जाते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि वहां से जो भी लाइट आ रहे हैं ना, वो रेड कलर पहले पहुंच पा रहे हैं एज कम्पेयर टू ब्लू कलर। ठीक है, लेकिन उसके अपोजिट इधर के डायरेक्शन में जो स्काई है, वो स्काई तो ब्लू ही नजर आएगा, ना कि रेड, क्योंकि रेडिश कलर वहीं तक होता है। वो भी तो रिफ्रैक्ट होते होते ही आ रहा है ना, लेकिन रेड वहां से जल्दी पहुंच पा रहा है, ना कि ब्लू। इसी कारण वहां पे सराउंडिंग रेड हो जाती है, और फिर धीरे धीरे वो भी ब्लू हो जाती है बच्चों, क्योंकि ये जो अर्थ का रोटेशन होता है ना, उस पर भी डिपेंड करता है। वो अभी कहाँ पे सन हमें दिख रहा है, अपरेंट पोजीशन उसका क्या है, वो भी उस पर भी डिपेंड करता है बच्चों। तो आप समझ गए होंगे। और ऐसे भी आप समझ सकते हैं, जो होता है ना संगत का असर, तो वहाँ पे संगत हो जाती है ना सनराइज और सनसेट के टाइम, तो वहाँ पे ठीक है रेड कलर दिख जाता है, वहाँ पे थोड़ी सी संगत हो जाती है। रियल वर्ल्ड में भी ऐसा ही है बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं, वो क्या है, टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट को जानने के लिए आपको ये समझना होगा, आई थिंक आपने मिट्टी के घर तो देखे होंगे, उसमें रहे भी होंगे कोई, तो मिट्टी के घर में जो खपड़ा होता है ऊपर, ईंट की नहीं बच्चों, मिट्टी के घर है और वो खपड़ा है, ऊपर खपड़ा होता है। तो जब दोपहर या 10 बजे के आसपास क्या होता है ना, कि ऊपर से सनलाइट जो भी आता है ना, तो नीचे जब खाना बन रहा होता है, तो धुएं से जो जब सनलाइट आती है और धुआं जो मिक्स होता है ना, तो आपको एक बहुत अच्छा लाइट मिलेगा, वहाँ पे लाइट रे दिखेगी कि कैसे वो लाइट रे आ रही है, कैसे वो जो मीडियम है, जो पार्टिकल से उससे मतलब टकरा रही है, वो धुआं के आसपास दिखेगा बच्चों। वैसा भी होता है। तो बेसिकली टिंडल इफेक्ट में हमें बस लाइट रे ही देखना होता है, सन का लाइट रे या लाइट रे जो भी हम पास कर रहे हैं वही हमें देखना होता है, तो दिख जाती है बच्चों। या फिर कोई बहुत घना जंगल हो, तो घना जंगल में बहुत घना जंगल हो, तो वहाँ पे जमीन तक लाइट रेज पहुंचने में बहुत टाइम लगती है बच्चों, क्योंकि पत्ती से घिरा होता है, और जो भी छोटी सी भी किरण पहुंच पाती है ना, तो वहाँ पे हमें बहुत सही दिखता है लाइट रेज, और बहुत अच्छा से प्रतीत होता है। तो वहाँ पे जो भी पार्टिकल्स होते हैं ना, उनसे भी लाइट रिफ्लेक्ट होते हुए मुझे दिखता है। ठीक है बच्चों, हमने टिंडल इफेक्ट में तो समझ लिया कि कैसे हमें आखिर में इसमें देखना ही तो बीम ऑफ लाइट है, मतलब लाइट को ही तो देखना है बच्चों। तो उसके लिए हमें एक दो फैक्टर पे भी डिपेंड होना पड़ता है, ताकि हम अच्छे से लाइट को देख पाए। वो क्या है बच्चों, जब हम टिंडल इफेक्ट करवा रहे हैं ना, तो उसमें जो पार्टिकल का साइज है ना बच्चों, पार्टिकल साइज शुड बी लार्ज, मतलब पार्टिकल का साइज भी तो लार्ज होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, वेवलेंथ ऑफ लाइट भी हाई होना चाहिए, वेवलेंथ ऑफ लाइट हाई होना चाहिए। तभी तो, क्योंकि हमें ये फिनोमिना देखना है ना, तो फिनोमिना कैसे दिखेगा, जब पार्टिकल का साइज बड़ा होगा, तभी तो हम देखेंगे कि लाइट स्कैटर भी हो रही है, और वेवलेंथ ऑफ लाइट भी ज्यादा होना चाहिए, वेवलेंथ ऑफ लाइट भी तो ज्यादा ही होना चाहिए, तभी तो, नहीं तो कम वेवलेंथ का लाइट होगा तो स्कैटर ही हो जाएगा, वो तो हमें दिखेगा भी नहीं। तो मुझे वो लाइट नहीं चाहिए, जो लाइट चाहिए वो उसका वेवलेंथ हाई होना चाहिए, है ना।
और ऐसा भी जैसे कहाँ पे टिंडल इफेक्ट नहीं हो सकता है वो भी देख लेते हैं बच्चों, कहाँ पे टिंडल इफेक्ट नहीं हो सकता है। आई थिंक ट्रू सॉल्यूशन समझ रहे हैं, पानी में चीनी जैसे घुलता है तो और नमक भी घोलते हैं पानी में, तो वो ट्रू सॉल्यूशन बन जाता है, क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स है उसमें जाके वो घुल जाते हैं, वो ट्रू सॉल्यूशन हो गया। उसमें कोलाइडल, उसमें टिंडल इफेक्ट होएगा ही नहीं, क्योंकि हमें हेट्रोजीनियस मिक्सर चाहिए जिसमें सब अलग अलग लेवल का मिला हो। मिल्क में तो सारी चीजें मौजूद रहती है ना, जो इसमें बस वाटर नहीं है, इसमें फैट है, मिस्ट है, कुछ बहुत सारी चीजें होती है बच्चों इसमें, तो उसके कारण इसमें हमें टिंडल इफेक्ट देखने को मिलेगा। या फिर और भी बहुत सारी चीजें ले सकते हैं आप, है ना, जिलेटिन जेल हो गया, ये बहुत सारी चीजें आप ले सकते हैं ताकि आपको उसमें टिंडल इफेक्ट दिख सके। बेसिकली ये कुछ है नहीं बच्चों, बस लाइट का बीम को ही देखना होता है। उन्होंने बता दिया कि आप घर में भी देख सकते हैं, अगर कच्ची घर होती है, मतलब मिट्टी का घर है ना, तो उसमें नजर आती है बच्चों। ओके, आई थिंक क्लियर होगा। और ये सब आप एक बार एनसीईआरटी में भी देख लीजिएगा, तो क्वेश्चन बनाना बहुत आसान है, इसमें इतना हार्ड होता नहीं, थ्योरेटिकल है, सिंपल सा है। ओके बच्चों, सी यू अगेन।